Good morning, students. We have just finished amines, their preparation, properties, IUPAC, common name, and named reaction. You must solve the questions given at the end of the chapter from the NCERT. जब तक आप NCERT से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, आपका आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है से बिल्डअप नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। तो उसमें जैसे व्हाट हैपेंस है, कुछ कन्वर्शन है, ठीक है, नेम्ड रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों को मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ कि NCERT का क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। आइए हम लोग बायोमोलिकुल्स स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिकुल्स में देख लीजिए, यहाँ पर बता सकते हैं किस चीज का स्ट्रक्चर दिखलाया गया है। से डीएनए डीएनए का, बिल्कुल सही, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। आइए हम लोग आगे चल करके और पढ़ेंगे बायोमोलिकुल्स के बारे में। एक और स्ट्रक्चर अभी आपका स्क्रीन पर आया, बता सकते हैं किस कंपाउंड का है, किस तरह का कंपाउंड है, टाइप ऑफ कंपाउंड बता दीजिए। एमाइनो एसिड है ना, क्या है वो, एमाइनो एसिड है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। ऑल लिविंग सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मोलिकुल्स एंड दिस फॉल्स इन द डोमेन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। जितने भी लिविंग बॉडीज हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका नॉन लिविंग एटम्स और मोलिकुल्स पाए जाते हैं, जिनका हमारे बॉडी में अलग से इम्पोर्टेंट रोल्स वे अदा करते हैं, और ये बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, जिसका स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो वर्ड आया है कार्बन से, और हाइड्रेट मीन्स होता है वाटर, मतलब कि कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन containing at least one molecule of water is known as carbohydrate, but unfortunately there is no a single molecule of carbohydrate which contains a single molecule of water। कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं जिसमें कम से कम एक मोलिकुल ऑफ वाटर पाया जाए। इसलिए इस तरह का नेमिंग जो है वो आपका क्या है, रिडिकुलस है। इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2ON ना। जैसे ग्लूकोज हो गया, कॉमन लेकर के देख लीजिए, CH2 आ गया, कम से कम एक मोलिकुल्स ऑफ वाटर और कार्बन आ गया, फिट इनटू द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट में फिट हो रहा है। एसिटिक एसिड का फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। और एसिटिक एसिड का फार्मूला देखिएगा तो इसमें भी आ रहा है आपका क्या, C2H4O2, यानी कि कॉमन लीजिएगा CH2 आ रहा है, कार्बन कंटेनिंग वाटर मोलिकुल्स आ गया। जबकि एसिटिक एसिड तो एसिड है, ये तो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। तो जो इस फार्मूला की वजह से ऐसा हुआ कि जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो भी फिट होने लगे। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे रेमनोज ना, और उसका अगर कॉमन लेकर के आप फार्मूला लिखे तो इस फार्मूला में फिट नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला में, ऑल दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तब प्रोफेसर हैवर्थ थे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उनका कहना था कि देयर इज नो सिंगल मोलिकुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच कंटेन्स एटलीस्ट वन मोलिकुल ऑफ वाटर, thus the nomenclature ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज रिडिकुलस। और इस तरह के नोमेनक्लेचर जो है रिडिकुलस है, मजाक है, ठीक है। तो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो उन्हीं का डिफिनेशन दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज इट इज एक्चुअली और पोटेंशियली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब कि जितने भी आपको कार्बोहाइड्रेट में है उसमें चाहे तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा, साथ में क्या होगा, तो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा आपका। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। कुछ कार्बोहाइड्रेट मीठा होते हैं जिसे हम लोग शुगर कहते हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमन शुगर जो है सबका सुक्रोज हो गया, ठीक है, लैक्टोज हो गया जो कि मिल्क में पाया जाता है, और इस तरह से उसको हम लोग, जो मीठा नहीं है, स्वीट इन टेस्ट नहीं है, उसको नॉन शुगर कहते हैं हम लोग। तो आजकल कार्बोहाइड्रेट न कह करके उसको हम लोग सैकराइड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड और मेनली नोन एज सैकराइड्स, और ये ग्रीक वर्ड सैकरॉन से आया है जिसका मन होता है, मीनिंग होता है शुगर। तो
अब आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से आ जाता है। जैसे क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तीन कैटेगरी में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर देते हैं। मोनो मीन्स वन और सेकेराइड्स वर्ड आया ही है आपका शुगर से, मतलब कि वैसे कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर वन or these are made up of single molecule of compound और कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज मोनोसेकेराइड। और इस तरह के हम लोग कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड्स कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ये ग्लैक्टोज, ये आपका मोनोसेकेराइड्स हैं। ग्लूकोज को हम लोग ब्लड ग्लूकोज भी कहते हैं एंड ब्लड शुगर भी कहा जाता है इन द बॉडी। किसी का ब्लड शुगर मेजर करने का मतलब है कि उसका ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं हो रहा है, अगर बढ़ा हुआ है ब्लड शुगर तो, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट मोनोसेकेराइड इन द बॉडी, ग्लूकोज जो है से हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ग्लूकोज के बारे में कहा जाता है कि जिस दिन ब्रेन में ये सिंगल मोलिकुल ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम हो जाए, नहीं रहे, तो ब्रेन का फंक्शन बंद हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए। इट इज प्रिफर्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल। ब्रेन और आरबीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये ना। और कहा ही जाता है कि ब्रेन में जिस दिन एक मोलिकुल ऑफ ग्लूकोज नहीं रहे, नहीं बचे, तो ब्रेन डेड हो जाएगा, मतलब कि आदमी का डेथ हो जाएगा। पार्ट ऑफ एवरी डाइसेकेराइड, जितने भी डाइसेकेराइड हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक है, सभी में क्या है, आपको ग्लूकोज जरूर प्रेजेंट है। ओनली मोनोसेकेराइड इन स्टार्च, और ये स्टार्च में भी ग्लूकोज पाए जाते हैं ना। तो तीन आपका मोनोसेकेराइड्स है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीनों याद रखिएगा। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज, ये तीन आपका मोनोसेकेराइड्स है। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट, ठीक है। आइए ओलिगोसेकेराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन इसका। ओलिगोसेकेराइड किसको कहेंगे, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 to 10 मोलिकुल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स हो, कितना से कितना हो, 2 से लेके 10 तक हो, तो उसको हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। और दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, और इन्हें हम लोग हाइड्रोलाइज्ड कर सकते हैं। अगर 2 मोलिकुल्स हो तो डाइसेकेराइड, 3 मोलिकुल से मिलकर बना हुआ हो तो ट्राइसेकेराइड, 4 हो तो टेट्रासेकेराइड्स ना। इस तरह से 2 से लेकर 10 के बीच में ये वैरी करता है ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। और 3 डाइसेकेराइड्स हम लोग को पढ़ना है, MLS याद रखेंगे। M से हो गया माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है आपका सुक्रोज है, ठीक है, और लिस्ट कॉमन जो है आपका ये हो गया लैक्टोज और माल्टोज हो गया, ठीक है। तो आइए डाइसेकेराइड का तो नाम याद रखना ही है, MLS, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अब आइए हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स। पॉली मीन्स मेनी और सेकेराइड्स मीन्स सेकेराइड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट। वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत ज्यादा, यानी 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स वो मिल करके बने हुए हों, एंड दे कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड। सच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज पॉलीसेकेराइड्स, और इन्हें पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, गम्स, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड्स को फर्दर हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, डाइजेस्टेबल और नॉन डाइजेस्टेबल। डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड्स आपका स्टार्च है, एमाइलोज है, एमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजेन है। और नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड्स जो है आपका क्या है, सोलुबल फाइबर है, इनसोलुबल फाइबर है, ये सब आपका नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं, इन्हें हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। पॉलीसेकेराइड को हम लोग फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। इनका टेस्ट जो होता है स्वीट नहीं होता, मीठा नहीं होता है, इसीलिए इनको हम लोग नॉन शुगर भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए याद रखिएगा, पॉलीसेकेराइड सभी के सभी नॉन शुगर है, मीठा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रिएजेंट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, वो आपको रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, और जो निगेटिव रिस्पॉन्स दे दे उसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है। एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड, किसमें, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। क्यों ये निगेटिव रिस्पॉन्स देता है फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट से, कौन, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो फ्री नहीं होता है,
ठीक है, जबकि रिड्यूसिंग शुगर में एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है वो फ्री होता है, जिसके चलते आपको जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन से पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पर दो वर्ड आ रहा है, फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, अंकित रंजन कुमार, टॉलेंस रिएजेंट किसको कहेंगे? नहीं पता सर। प्रवीण, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? प्रवीण, अनुराग ठाकुर, टॉलेंस रिएजेंट क्या है बताइए? अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल सही है। फेलिंग सोल्यूशन रिकॉल किससे करवा दूं मैं? रिया से। रिया सिंह, चलो तुम बताओ फेलिंग सोल्यूशन किसको कहेंगे? नहीं याद है सर। चलो अब किससे पूछ ले? चलो रोजी तुम बताओ फेलिंग सोल्यूशन। सिल्वर कॉपर सल्फेट रोचेल सॉल्ट। रोचेल सॉल्ट और कॉपर सल्फेट ना, दो तरह का हो गया आपका मिक्सचर है ये फेलिंग सोल्यूशन। किसका? फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट हो गया और फेलिंग सोल्यूशन बी में हो गया रोचेल साल्ट। रोचेल साल्ट क्या होता है? सोडियम पोटासियम टोरेट। ठीक है, वो हो गया, मतलब दोनों के साथ ये रिड्यूसिंग शुगर जो है रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप इसलिए रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि उसको ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होता है। कीटोन रिस्पॉन्ड नहीं करता है क्योंकि उसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एंड हनी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज? दे देगा आपको हनी, दूसरा दे देगा आपको क्या कहा जाता है, राइपन फ्रूट, ग्रीन फ्रूट। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, राइपन फ्रूट और हनी हो जाएगा। ठीक है, तो राइप ग्रेप्स में भी यह पाया जाता है। ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स यूज्ड बाय बॉडी रिफर्ड एज ब्लड शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट ब्लड में पाया जाता है ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं। आइए कैसे ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में देखते हैं। सुक्रोज ले लीजिए, उसको हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिल जाएगा, यहाँ से ग्लूकोज आपका मिल गया। दूसरा मेथड देख लीजिए, स्टार्च ले लीजिए, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए एसिडिक मीडियम में। ठीक है, ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में देखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज इज एन एल्डोज एंड ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज हो गया आपका, और एल्डोज है। एल्डोज मतलब एल्डिहाइड कंटेनिंग। एल्डो हेक्सोज, हेक्स मतलब छः कार्बन कंटेनिंग होगा और एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, जिसे हम लोग डेक्सट्रोज कहते हैं। डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं, आइए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम लोग डिस्कस कर लें। फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस वी नो दैट ग्लूकोज कंटेन 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। हेंस इट्स जनरल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला इज C6H12O6। ठीक है, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI it forms normal hexane which suggests that all carbon atoms are in a straight line। अगर ग्लूकोज का आप प्रोलॉन्ग हीटिंग कर दीजिए HI के साथ तो नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। इससे ये साबित होता है कि ग्लूकोज के जितने भी कार्बन है वो स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ HI एंड व्हाट इट डज शो। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज, ये एक तो आंसर देना हुआ कि इसमें नॉर्मल हेक्सेन बनता है, और क्या कहा जाता है नॉर्मल हेक्सेन में आपको, यह स्ट्रेट लाइन में है नॉर्मल हेक्सेन। इसका मतलब कि ग्लूकोज के सभी कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, कोई ब्रांचिंग नहीं होता है। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाइए, ग्लूकोज ले लीजिए, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा दीजिए या हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन करा दीजिए। तो आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन साइनाइड से करेंगे तो साइनोहाइड्रीन मिलेगा। एल्डिहाइड का रिएक्शन साइनोहाइड्रीन दे देगा, कीटोन भी आपको साइनोहाइड्रीन देता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेमिन से कराइएगा तो अगर एल्डिहाइडिक है तो भी आपको हाइड्रोक्सिलेमिन देगा।
और ये ऑक्जाइम का फॉर्मेशन करेगा, कीटोन भी ऑक्जाइम का फॉर्मेशन करता है, एल्डो ऑक्जाइम कीटो ऑक्जाइम कहलाता है इस तरह से। तो अगर ग्लूकोज के रिएक्शन आप हाइड्रोजन साइनाइड से करा दीजिए या हाइड्रोक्सिल अमीन से करा दीजिए, यही आपका हाइड्रोक्सिल अमीन है, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक है ग्लूकोज में ना, यहाँ पर NaOH दिला गया, नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा वो उसको मैं सुधार ही देता हूँ, हाइलाइटर ले लें, पेन ले लेते हैं। यहाँ पर आपका सिंगल O होगा, ये स्ट्रक्चर गलती से टाइप राइटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये क्या है आपका, ये यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो वही तो है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर H2 है, तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं, तो बच क्या गया NOH, देखो NOH इसमें आकर के लगी, ऑक्जाइम कहला गया। दिस रिएक्शन शोज दैट ग्लूकोज कंटेन्स कार्बोनिल कार्बन ना, और कार्बोनिल कार्बन आपका एल्डिहाइडिक भी हो सकता है, कीटोनिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अभी तक हम लोग प्रूफ नहीं कर पाए, दो चीज प्रूफ किए, पहला तो प्रूफ किए कि ग्लूकोज के जितने भी कार्बन हैं सभी स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। और क्यों स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि वो जब उसका रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड से इन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, इट गिव्स नॉर्मल हेक्सेन व्हिच कंटेन्स ओनली 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट लाइन, thus we can say that glucose contains 6 number of carbon atom and there is no branching, ठीक है। and when the glucose is treated with hydroxylamine or hydrogen cyanide, then cyanohydrin and oximes are respectively formed, which indicates that there is presence of carbonyl carbon in glucose, और यह carbonyl carbon आपका एल्डिहाइडिक भी हो सकता है, कीटोनिक भी हो सकता है, ठीक है। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ना, अगर ग्लूकोज का रिएक्शन करा दीजिए ब्रोमीन वाटर के साथ तो ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। देखो ये ब्रोमीन वाटर ले लिए, इसका ऑक्सीडेशन करा दिए तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाता है। यह शो करता है कि वह कार्बोनिल ग्रुप कोई और नहीं बल्कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना। ब्रोमीन आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन वाटर ये ऑक्सीडाइज करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड को कीटोन को नहीं करता है। इससे ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में आपका कीटोनिक ग्रुप नहीं, वह जो कार्बोनिल ग्रुप जो हाइड्रोसाइनिन दे रहा था, ऑक्साइम दे रहा था, वही और नहीं बल्कि वह एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये रिएक्शन पूछता भी है, डायरेक्ट पूछता है कि ग्लूकोज के रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, ये आपको रखना है। Acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate, which confirms the presence of 5-hydroxyl group since it exists as a stable compound, which indicates that 5-hydroxyl groups should be attached to different carbon atom। देखो ग्लूकोज ले लिए, किधर गया मेरा मार्कर है, यहाँ है, ग्लूकोज ले लिए, ठीक है। ग्लूकोज के रिएक्शन करा दो एसिटिक एनहाइड्राइड से तो पेंटा एसीटेट दे देता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट दे देता है, ठीक है। 5 जगह जाकर के एसिटिक एनहाइड्राइड का एसिटाइल ग्रुप लग रहा है आपको, यह इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 जगह लगा हुआ है आपका, और ये डिफरेंट कार्बन पर है। अगर एक ही कार्बन पर रहता तो वह अनस्टेबल हो जाता, पढ़ा चुका हूँ एल्डिहाइड कीटोन में, अल्कोहल चैप्टर में, कि अगर एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो वह अनस्टेबल होता है, ठीक है। और वह क्या चीज में बदल जा रहा था, एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। तो यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने के बाद पेंटा एसीटेट मिलता है, वह इंडिकेट करता है कि इसके जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्हिच आर अटैच्ड एट डिफरेंट कार्बन एटम, ठीक है। अब आइए ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग नाइट्रिक एसिड से करा दीजिए तो यह सैकरिक एसिड देता है। बोर्ड का क्वेश्चन है भी कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद CONK-HNO3, इट गिव्स सैकरिक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया। ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, यह ऑक्सीडाइज करेगा तो ये भी एक एसिडिक ग्रुप में बदल गया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें बन गया ना। इसी को हम लोग सैकरिक एसिड कहते हैं। और यह रिएक्शन ये साबित करता है कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहलिक तो ऑक्सीडाइज ही नहीं हुआ ना, ये ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब कि इसमें एक प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। यही कंक्लूजन हम लोगों का निकला। आइए अब हम लोग कुछ देख रहे हैं। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी ग्लूकोज, जैसे डेक्सट्रोज हम बोले थे, क्यों बोले थे, आइए यहाँ से आपका क्लियर होगा। कैपिटल डी बिफोर द नेम ऑफ द ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ़िगरेशन, वेयर एज पॉजिटिव और स्मॉल d represents dextro-rotatory nature of the molecules.
ठीक है। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, they are also not related to लेटर स्मॉल डी और स्मॉल एल। देखो जहां पर स्मॉल डी और स्मॉल एल जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। स्मॉल डी जो होगा आपका ऑप्टिकल रोटेशन यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, स्मॉल एल आपका लिवो रोटेटरी है, लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल जो होता है ऑप्टिकल रोटेशन से इन लोग का कुछ लेना देना नहीं है। ये आपको सिर्फ कन्फिगुरेशन के बारे में बताता है। क्या चीज के बारे में बताता है? कन्फिगुरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, डी एंड एल कन्फिगुरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली इसका कंसेप्ट लिया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड से। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड हो, ठीक है, कहां से? तो नीचे से, यानी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप से देखना है इसको। कहां से देखना है? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप से देखना है, सेकेंड कार्बन पर देखना है। अगर यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड हो तो इसको हम लोग डी कन्फिग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डी कन्फिग्रेशन। अगर यह लेफ्ट हैंड साइड हो, देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो इसको कैपिटल एल कन्फिग्रेशन कहेंगे। ठीक है, संजोग ये और है कि OH वाला जो होता है प्लस होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और लेफ्ट हैंड साइड आने पर लिवो रोटेटरी हो जाता है। लेकिन दोनों दो चीज है। यह स्मॉल डी आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एल ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कैपिटल एल कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड इन द केस ऑफ द capital D it is present on the right hand side, and which carbon is considered? second carbon from the primary carbon। ठीक है, नीचे से सेकेंड पर। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड था आपका लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड OH है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया आपका, और साथ ही साथ उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कैपिटल डी कन्फिग्रेशन कह देते हैं, डेक्स्ट्रोज कह देते हैं। किधर गया? यहाँ है। तो देखो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है से कैपिटल डी हो गया, कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कहला गया ना, राइट हैंड होने की वजह से इसको हम लोग स्मॉल डी या प्लस फॉर्म भी कहते हैं। अब ये ग्लूकोज में हम लोग को देखना था, ग्लूकोज में ये नीचे से यानी प्राइमरी कार्बन से सेकेंड कार्बन वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर राइट साइड में है तो इसको हम लोग कैपिटल डी ग्लूकोज कहेंगे। अब इत्तेफाक से यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसीलिए हम लोग इसको प्लस ग्लूकोज कहते हैं। तो डी ग्लूकोज क्या है? कैपिटल डी वाला, वो जान रहे हैं, डेक्स्ट्रो हेक्सोज, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको। OH ऑन द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन इज ऑन द राइट साइड व्हिच इज कंपेरेबल टू प्लस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, सो प्लस ग्लूकोज इज असाइंड डी कन्फिग्रेशन, इसीलिए हम लोग डी कन्फिग्रेशन इसको देते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ग्लूकोज का ऊपर से यानी फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है, थर्ड कार्बन पर OH आता है। ठीक है, थर्ड कार्बन पर होने के वजह से ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिवो रोटेटरी। ये लिवो रोटेटरी कह रहे हैं। इस हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखलाना है, इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड दिखलाना है, ना तो ग्लूकोज नाम नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इत्तेफाक से सिलेबस में नहीं है। तो आइए अब तो हम दूसरा मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, कैपिटल डी ग्लूकोज और कैपिटल एल ग्लूकोज। देखो इस ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी लोवेस्ट हम लोग को देखना है सिमेट्रिक कार्बन एटम, तो ये लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम यही है, नीचे से सेकंड वाला लोवेस्ट हो जाता है आपका। तो ये राइट हैंड साइड है आपका, ये येलो कलर से दिखलाए हैं इसको, तो कैपिटल डी ग्लूकोज कहला गया। इसमें OH देखो लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए कैपिटल एल ग्लूकोज कहला गया। याद रखना ना, थर्ड वाला ऊपर से फंक्शनल ग्रुप से यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप से थर्ड वाला हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहता है और इसमें राइट हैंड साइड रहता है। ठीक है, डी वाला में हमेशा आपका OH रहेगा। चलिए आइए अब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखने जा रहे हैं। डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव चीफ टेस्ट and does not form the hydrogen sulfide addition product with sodium bisulfite। देखो ग्लूकोज में हम लोग प्रूफ कर लिए कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एल्डिहाइड जो था सोडियम बाइसल्फाइड से हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट देता था। चिप्स बेस से रिएक्शन कराया था तो वो भी रिएक्शन कर गया था, लेकिन ग्लूकोज नहीं करता है। इसका मतलब कि इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या है? फ्री नहीं है। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज ले लीजिए, उसका हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन करा दीजिए ना, तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि सारा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसका मतलब इंगेज ही हो गया, और साथ ही साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे रहा है टेस्ट। इसका मतलब कि पेंटा एसीटेट का जो होता है CHO ग्रुप फ्री नहीं है, वह इंगेज है कहीं ना कहीं।
The glucose is found to exist in two different crystalline form which are named as alpha and beta form. ठीक है, it was found that glucose forms a six-membered ring in which OH at C5 is involved in ring formation. This explains the absence of CHO group and also existence of the glucose in two forms. The two cyclic hemiacetal form of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1 called anomeric carbon and alpha beta form are called anomers. तो यहाँ से क्वेश्चन ही बनता है व्हाट आर एनोमर्स। तो वैसे ग्लूकोज मोलिकुल्स जिसका फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पर ना चेंजेज आ जाए, ठीक है, तो उसको कंपाउंड को हम लोग एनोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो टू साइक्लिक हेमिएस्टल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कार्बन पर डिफरेंशिएट जो होता है सिर्फ, तो उसको हम लोग एनोमर्स कहेंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन में फर्क पड़ जाता है। और द सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज, और इसके सिक्स मेंबर्ड रिंग को हम लोग पायरानोज कहते हैं। पायरान एक कंपाउंड है, उससे मिलता जुलता है, इसी के आधार पर इसका नेमिंग हो गया पायरानोज। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो ये ध्यान से देखोगे, ठीक है, एक बार में याद हो जाएगा। अब देख लो, ये फिफ्थ कार्बन है, इसमें एनोमर्स में फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में रिंग बन जाता है, यही ना तुम्हारा ग्लूकोज था। तो ठीक है, देखो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दिए, तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, इस कार्बन पर तुम्हारा प्लस चार्ज आ गया, ये तुम्हारा प्लस पार्ट हो गया, ऑक्सीजन माइनस पार्ट हो गया। इस H प्लस को उठा करके इस माइनस के पास रख दिए, तो OH में बदल गया, और इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से अटैच कर दिए, तो देखो यही तो बन गया तुम्हारा, ये ऑक्सीजन है और ये हो गया। अगर ये फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड हो, अंदर हो रिंग के अंदर, ठीक है, तो उसको अल्फा फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, देखो अल्फा फॉर्म कहेंगे। अगर यह राइट साइड ना होकर के लेफ्ट हैंड साइड रहे, यानी रिंग से बाहर है, तो इसको हम लोग बीटा फॉर्म कहते हैं। अब देखो यहाँ से इस कार्बन, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखो, नीचे से नीचे के बाद तो यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच रहा है, एसिमेट्रिक कार्बन का लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पर ये हो गया। इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड है, इसलिए कैपिटल डी, और इसमें भी राइट हैंड साइड है, इसलिए कैपिटल डी। अगर OH उठा के यहाँ रख देते, H को अंदर कर देते, तब वो हो जाता कैपिटल L। ठीक है, लेकिन ये OH आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए बीटा, और ये राइट हैंड साइड है, विद इन द रिंग है, तो इसको हम लोग कह दिए अल्फा। रिंग के बाहर हो तो बीटा, रिंग के अंदर हो ना, तो हो गया आपका क्या, अल्फा। तो ये अल्फा और बीटा फॉर्म में अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हूँ। अब आइए इसका पायरान, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पायरान, इसमें एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, तो इसी से ये स्ट्रक्चर मिलता जुलता, जो स्ट्रक्चर इधर साइक्लिक फॉर्म बनाए उसको कंप्रेस कर दीजिए हेक्सागोन के फॉर्म में, तो इस तरह का बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना, जो अंदर था रिंग की तरफ ना, दाहिने तरफ ये नीचे है, इसलिए कैपिटल डी। ये OH देखिए यहाँ पर चौथे कार्बन वाला नीचे है, इसलिए कैपिटल डी। ऊपर हो जाता तो अल्फा कैपिटल L हो जाता। अब आइए, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन का जो रिंग के अंदर उसमें दिखलाए थे, यहाँ नीचे है, अगर नीचे है तो अल्फा हो गया, ऊपर है तो बीटा हो गया। कंफ्यूजन दूर करना हो कि नीचे वाला अल्फा होगा कि बीटा होगा, तो याद रखना, असम में एक क्या कहा जाता है, आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है उल्फा, उसको लोग प्यार से अल्फा कहते हैं। तो कोई आतंकवादी संगठन होगा तो ऑन द ग्राउंड रहेगा कि ऑफ द ग्राउंड रहेगा, अंडरग्राउंड रहेगा ना। तो देखो यही है ग्राउंड तुम्हारा, ये नीचे है, अंडरग्राउंड है, इसलिए अल्फा हो गया। ग्राउंड के ऊपर है, यही तुम्हारा बीटा हो गया। याद रखने का टेक्निक है, नीचे है तो अल्फा, अंडरग्राउंड है अल्फा आतंकवादी हो गया, ऊपर है तो OH हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, याद रखना इस चीज को, अल्फा और बीटा तुम्हारा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दिया। आइए अब हम लोग फ्रुक्टोज पढ़ते हैं। फ्रुक्टोज इज एन इम्पोर्टेंट कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज है, क्यों कीटोहेक्सोज है, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग द ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करा दे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिलता है, वहां से फ्रुक्टोज हम लोग ले सकते हैं। इट इज ए नेचुरली मोनोसैकेराइड फाउंड इन फ्रूट एंड हनी। यह फ्रूट और हनी में भी पाया जाता है एंड वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। इट इज प्योर फॉर्म, इट इज यूज्ड एज ए स्वीटनर्स। इसका प्योर फॉर्म जो होता है मीठा के तौर पर हम लोग यूज करते हैं फ्रुक्टोज का। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कीटोहेक्सोज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप
स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप है। कहाँ पर? ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट कार्बन पर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड दिखा रहे हैं, तभी फ्रुक्टोज होगा, नहीं तो नाम चेंज हो जाएगा। फ्रुक्टोज ऑल्सो हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। 6 carbon of the fructose are in a straight chain, and as in the case of glucose it belongs to D series and is a levorotatory compound। देखो ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसलिए डेक्स्ट्रोज कहते थे ना, लेकिन आपका ये लिवोरोटेटरी होता है कौन? फ्रुक्टोज। ये इसीलिए माइनस इसमें हम लोग दिखा रहे हैं, यानी स्मॉल एल दिखा रहे हैं। स्मॉल डी ग्लूकोज होता है, यानी प्लस फॉर्म होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप स्लाइड पर देख लिए। अब आइए डी फ्रुक्टोज और एल फ्रुक्टोज देखते हैं। ठीक है, कैपिटल डी वाला है ना, तो देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड है, इसलिए डी फ्रुक्टोज। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए आपका कैपिटल एल फ्रुक्टोज हो गया। अब आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं फ्यूरान रिंग स्ट्रक्चर। फ्यूरान एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका सेकेंड कार्बन चूंकि फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोनिक, कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, तो ये हो गया आपका फ्यूरान। इसका फ्यूरान रिंग स्ट्रक्चर हम लोग फ्रुक्टोज का बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? कि सेकेंड पर कीटोनिक ग्रुप है ना, ऑक्सीजन की तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट करा दिए, यहाँ से H निकाले, H यहाँ लगा दिया और ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ जोड़ दिए ना, यही ना तुम्हारा कीटोनिक ग्रुप। देख लो ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। यहीं पर तुम्हारा कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा OH है 5वां कार्बन पर, OH। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करा दिए, जिसके चलते इस पर माइनस चार्ज, इस कार्बन पर प्लस चार्ज। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये प्लस पार्ट हो गया, ये माइनस पार्ट हो गया। इस H प्लस को उठा करके इस ऑक्सीजन पर रख दीजिए और इस ऑक्सीजन को ले जाके इस कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ देखो जोड़ दिए, जिसमें अगर OH लेफ्ट राइट हैंड साइड हो तो अल्फा फॉर्म, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड आ रहा हो तो बीटा फॉर्म, और ये OH अगर राइट साइड हो तो कैपिटल डी, और इसमें भी कैपिटल डी ही है। अगर लेफ्ट साइड इधर दिखाते तो कैपिटल एल हो जाता। तो ये फ्रुक्टोफ्यूरानोज कहलाएगा। ये फ्रुक्टोफ्यूरानोज ये भी है, ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है। राइट हैंड साइड है अल्फा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया बीटा हो गया। ठीक है, इसका दूसरा फ्यूरान स्ट्रक्चर में इसका दूसरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। अगर OH नीचे अंडरग्राउंड हो तो अल्फा, अगर ये OH इस कार्बन का सेकंड कार्बन का नीचे हो ऊपर हो जाए, ठीक है ऊपर में है, तो ये हो गया आपका बीटा। अब आ जाइए डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड आपके पास 3 पढ़ना है। कौन कौन? MLS। ठीक है, MLS माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, याद रखना। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है आपका सुक्रोज है, लिस्ट कॉमन आपका माल्टोज और लैक्टोज है। ये सभी के सभी डाइसैकेराइड है। एक एक करके सारे सैकेराइड्स हम लोग पढ़ेंगे। द 2 मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सच ए लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन बैंक में ये सेवरल टाइम्स पूछ चुका है कि व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट को जोड़ने वाले बॉन्ड थ्रू द ऑक्सीजन एटम आर नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ना, तो इसको याद रखेंगे। लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आइए सुक्रोज हम लोग देखते हैं। तो सुक्रोज में आपका 2 यूनिट से बना हुआ होता है, डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना हुआ होता है। ग्लूकोज है और क्या है? फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो ये तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज ले लिए, ये बीटा डी फ्रुक्टोज ले लिए। तो यहाँ पर H है और OH होता है, यहाँ पर CH2OH है और H है, तो दोनों के बीच में H2O निकाल दिए, एक का OH दूसरे का H पकड़ के निकाल दिए। ठीक है, बच गया ऑक्सीजन, ये दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है यही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। क्या है आपको? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स ना थ्रू ऑक्सीजन एटम इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सुक्रोज के बारे में और जानते हैं हम लोग। सुक्रोज आपका जो कंपाउंड है वह डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है
और आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर के बना हुआ है। And when it is hydrolyzed, its optical rotation is changed to levorotatory. Therefore, its hydrolytic product is known as invert sugar. इसीलिए इसके hydrolytic product को invert sugar कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, why the hydrolytic product of sucrose is known as invert sugar? Because because sucrose is dextrorotatory, and when it is hydrolyzed, it will give glucose which is dextrorotatory and fructose which is levorotatory. The value of dextrorotation is plus 52.5 degree, while the value of levorotatory, that is ये क्या कहा जाता है, fructose is minus 92.4 degree. Since the value of levorotatory is greater than that of the dextrorotatory, therefore the optical rotation is changed from dextrorotatory to levorotatory. That is why this hydrolytic प्रोडक्ट इज नोन एज इन्वर्ट शुगर, और इसीलिए हम लोग इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। यहाँ पर डाटा आपको याद रखना जरूरी है ना। फ्रुक्टोज का जो ये ऑप्टिकल रोटेशन का जो वैल्यू है माइनस 92.4 डिग्री है, माइनस साइन है, वह इंडिकेट करता है कि लिवोरोटेटरी है। जबकि डेक्स्ट्रो रोटेशन ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसका वैल्यू 52.5 डिग्री है, ठीक है। और चूंकि लिवोरोटेटरी का वैल्यू ज्यादा है, एज ए होल पूरा सोल्यूशन लिवोरोटेटरी में बदल जाता है, तो देयर इज कन्वर्शन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेशन टू लिवोरोटेशन, दैट इज व्हाई इट्स हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। अब आ जाइए माल्टोज। माल्टोज अब में दोनों मोलिकुल्स क्या होता है, ग्लूकोज होता है, याद रखिएगा। सुक्रोज अभी पढ़े, एक मोलिकुल्स ग्लूकोज एक मोलिकुल्स फ्रुक्टोज, लेकिन माल्टोज में दोनों मोलिकुल्स क्या है, ग्लूकोज का है। और दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट को थ्रू द ऑक्सीजन एटम से जोड़ने वाले बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो यही आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस चैप्टर से आपको नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है। अब लैक्टोज देख लीजिए, लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं, ठीक है। और यह ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बना हुआ है। तो एक चीज क्या ऑब्जर्व किए, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, चाहे वह सुक्रोज हो, MLS माल्टोज हो, ठीक है, लैक्टोज हो या सुक्रोज हो, सब में ग्लूकोज प्रेजेंट है। सुक्रोज में एक मोलिकुल्स ग्लूकोज तो एक मोलिकुल्स फ्रुक्टोज, ठीक है। माल्टोज में दोनों मोलिकुल्स ग्लूकोज, ठीक है। लैक्टोज में एक मोलिकुल्स ग्लूकोज तो दूसरा हो गया ग्लैक्टोज, और दो मोनोसैकेराइड्स को जोड़ने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कह दिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह दिए। तो ये बॉन्ड जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, वह किससे जुड़ा हुआ होता है, थ्रू द ऑक्सीजन एटम। तो ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, रटने की जरूरत है, स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर सिर्फ इतना याद रखना होगा केमिस्ट्री में कि एक मोलिकुल्स ग्लैक्टोज होता है तो दूसरा ग्लूकोज होता है, थ्रू द ऑक्सीजन एटम ये ज्वाइंट होते हैं, जिसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। आ जाइए पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स में ये 20 से ज्यादा यूनिट अगर हो तो उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसमें हम लोगों को दो तरह का पढ़ना है, डाइजेस्टेबल और नॉन डाइजेस्टेबल। डाइजेस्टेबल में स्टार्च हो गया और ग्लाइकोजेन हो गया। स्टार्च में दो कंपोनेंट होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में दो कंपोनेंट, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। और नेक्स्ट डाइजेस्टेबल जो आपका पॉलीसैकेराइड है वो ग्लाइकोजेन है। इसको क्या कहा जाता है, एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ग्लाइकोजेन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपका स्टार्च से मिलता जुलता है। इट इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ ATP, ठीक है, वेयर एज स्टार्च इज प्रेजेंट मेनली इन द प्लांट, ठीक है, और इट इज एनर्जी सोर्स फॉर द प्लांट। तो नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड्स कौन कौन है, फाइबर है, और वह सोलुबल फाइबर भी हो सकता है, इनसोलुबल फाइबर भी हो सकता है। आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ये दो कंपोनेंट हैं, किसके पार्ट है, स्टार्च के पार्ट हैं। स्टार्च इज ए मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन एंड इज फाउंड इन प्लांट फूड। Amylose takes up 20% of plant starch and is made up of 250 to 4000 D glucose unit bonded to alpha 2 1 to 4 in a continuous chain। एक चीज याद रखना, एमाइलोज कितना परसेंट है आपका, 20% है। किस चीज से बना हुआ है, तो ग्लूकोज से बना हुआ है, ठीक है। और यह कैसा है, तो कंटिन्यूअस चेन है,
कैसा है, लॉन्ग चेन एमाइलोज टेंड टू क्वाइल, और यह क्वाइल कर सकता है, मतलब कंटिन्यूस चेन, याद रखना इतना जरूरी है। एमाइलोपेक्टिन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, यह 80% होता है, और ये भी डी ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है, ठीक है, किसके द्वारा, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज एमाइलोज का, और दूसरा हो गया आपका एमाइलोपेक्टिन, यह 80% होता है, जबकि एमाइलोज 20% होता है, यह कम परसेंटेज है, एमाइलोपेक्टिन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। अब स्टार्च में हम लोग देख रहे थे, प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज इन चेन ऑफ स्टार्च, प्लांट में जो ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ही तो होता है, और स्टार्च में दो कंपोनेंट में पढ़ा है आप लोग को, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जहां आपका 20% था, जिसमें स्ट्रेट चेन सिर्फ पाया जाता है, ठीक है, मोर रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, रेजिस्टेंट स्टार्च भी कहा जाता है, इट मे इम्प्रूव हेल्थ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, may improve glucose tolerance, may stimulate growth of beneficial interstitial intestinal bacteria। दूसरा है माइलोपेक्टिन, जिसमें ब्रांच चेन होता है, इजी टू डाइजेस्ट, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है माइलोपेक्टिन, और एमाइलोज जो होता है आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, स्ट्रेट चेन होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन होता है। तो अगर पूछ दे डिफरेंसेज बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, तो आंसर क्या हो जाएगा, एमाइलोज में स्ट्रेट चेन होता है, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांच चेन होता है, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन 20% ग्लूकोज से बना होता है, एमाइलोपेक्टिन आपका 80% ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ होता है। ये एमाइलोज हो गया, स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है, अल्फा लिंक दिखलाया हुआ हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है आपका। ये हो गया एमाइलोपेक्टिन, देख रहे हैं इसमें ब्रांचिंग है, स्ट्रक्चर आप भूल करके भी याद नहीं करें, ये नहीं पूछेगा केमिस्ट्री में आपको कभी भी, इसका मैं ले रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं पूछेगा, क्योंकि पढ़ना नहीं है। आ जाइए, अब नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है वो आपका सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, तो मेनली सेल वॉल में पाया जाता है, और सेल्यूलोज का डाइजेशन हम लोगों के बॉडी में नहीं होता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज इज एन इनसोल्युबल फाइबर इन अवर डाइट बिकॉज वी लैक द एंजाइम सेल्यूलेज टू hydrolyze, therefore its digestion in our body is not possible while cellulose digestive enzymes, ठीक है, that is cellulase is present in animal ना, जैसे हो गया आपका रूडेंट, गाय, बैल, बकरी, इस सब में आपका सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, इसलिए वो लोग घास खा लेता है, पचा लेता है। सेल्यूलोज इज इंपॉर्टेंट इन अवर डाइट बिकॉज इट असिस्ट द डाइजेस्टिव मूवमेंट इन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। Some animals and insects can digest cellulose because they contain bacteria that produces cellulase, which helps in digestion of the cellulose. Cellulose occurs exclusively in plant, and it is the most abundant organic substance in plant kingdom. It is predominant constituent of the cell wall of the plant cell. Cellulose is a straight chain polysaccharide, ठीक है, और ये सेलुलोज का फोटो देख रहे थे, ठीक है, ग्लूकोज का ही बना हुआ है, और ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट चेन होता है सेलुलोज में, ठीक है। अब आ जाइए ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन क्या है, द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ए ग्लाइकोजेन, इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। व्हाई सो, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड, इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल एंड ब्रेन। When the body need glucose, enzyme breaks the glycogen down to the glucose. Glycogen is also found in yeast and fungi. लिवर ग्लाइकोजेन रिस्पॉन्स टू ब्लड ग्लूकोज लेवल ना, लिवर जो होता है कि ग्लाइकोजेन को बैलेंस करके रखता है ना, ये आपका ब्लड ग्लूकोज हो गया, अगर ज्यादा हो गया ब्लड ग्लाइकोजेन तो उसको तोड़ देगा, ब्लड ग्लूकोज में बदल देगा। मसल्स ग्लाइकोजेन कैन बी ब्रोकन डाउन फॉर एनर्जी फॉर द मसल्स, ठीक है। ये हो गया आपका importance of carbohydrates are essential for life in both plant and animal. They form a major portion of our food. Honey has been used for a long time as an instant source of energy by Vedas in Ayurvedic system of medicine. Carbohydrates are used as a storage molecules as a starch in plant and glycogen in animal. Cell wall of bacteria and plant is made up of cellulose. We build furniture etc from cellulose in the form of wood and cloth. Ourselves with the cellulose in the form of cotton fiber. They provide raw material for many important industries like textile, paper, lacquers and
ब्रीवरीज। ठीक है, तो आज की सभा यही समाप्त करता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट तक पढ़ लिए, कल से अब हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका। ये देखो, पास करने के लिए या स्कोरिंग करने के लिए लास्ट 3 चैप्टर बहुत जरूरी है, और बढ़िया से पढ़ जाइए, एक बार में आपको याद होता चला जाएगा। रिकॉल तो खैर